पार्टी इस समय जिस दौर से गुजर रही है, उन्हें हम्म। अमित शाह की तरह सक्रिय नेता की जरूरत है, जो लगातार प्रवास करे, अलग-अलग राज्यों में जाए, छोटी-छोटी जगहों पर जाए। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जितने भी नेता 60 से ऊपर हैं, जितने नाम चल रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना बहुत कम है और 50 से 60 साल के बीच के नेता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उन्हें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ेगी और देश की राजधानी दिल्ली की बजाय देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार प्रवास करना पड़ेगा। यानी नहीं 50 नहीं से 60 के बीच में। नहीं, निश्चित रूप से ये जो संघ से बातचीत हो रही थी और यहाँ भी जो एक सहमति बन रही थी कि उसमें 50 से 60 में हो और जो अधिक से यात्राएं कर सकें। और इसीलिए जब आप देखें कि जब खट्टर साहब का नाम आया था सामने, तो उन्होंने खुद आके कहा कि भाई मेरी उम्र जो है 72 साल हो गई है और मैं इस रेस में नहीं हूं। लेकिन 62 के बाद 62 या 63 साल के हैं शिवराज सिंह चौहान। वो दौड़ में है क्योंकि फिट है। उम्र कोई उसमें बाधा नहीं है। लेकिन इस बार जो तय हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 60 साल से कम उम्र के बनाए जाए, अनुभव भी देखा जाए और जिसके पूरे देश में एक अपील भी हो, जो सब नेताओं को जानता हो, हर जगह जानता हो, वो वहां की परिस्थितियों को जानता हो, पूरे देश से वाकिफ हो, पॉलिटिक्स से सब कुछ से वाकिफ हो और जो लगातार यात्राएं कर सके, प्रवास कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उतने प्रवास करने की क्षमता जो है अगर किसी में नहीं है, तो कई नेताओं को मैं जानता हूँ जिन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे आप मत इसमें घसीटिए। राजनाथ सिंह ने ही राजनाथ सिंह से भी कहा गया था, मुझे जो मालूम है कि जब नहीं बात बन रही थी तो संघ की तरफ से अप्रोच किया गया था कि हमारी नहीं बन रही है, आपकी तो सबसे बनती है, आप तो इतने साल सरकार में भी रहे और आपके अध्यक्ष रहते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तो एक बार फिर से आप अध्यक्ष बन जाइए। और 2 बार उनको जाके कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी उम्र अब बहुत हो गई है, मैं उतना प्रवास नहीं कर पाऊँगा और किसी एक यंग को ही ये देना चाहिए। बिल्कुल, एक बात और, अब जो अध्यक्ष चुनेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, आप ये कह रहे हैं कि संघ की ना नहीं होगी? भागवत साहब पूरी तरह से तैयार है? मतलब जिन नामों पे चर्चा चल रही है, उन नामों पे ऐतराज़ कैसे कर सकते हैं? अगर भूपेंद्र यादव को बनाते हैं, तो संघ कैसे कहेगा कि हम भूपेंद्र जी को नहीं चाहते हैं देखना? अगर धर्मेंद्र प्रधान को बनाते हैं, तो संघ कैसे कहेगा कि हमारा आदमी नहीं है? वो तो भाई एबीपी से आए हुए हैं वो। तो वो कैसे करेंगे? शिवराज सिंह चौहान के लिए कैसे मना कर सकते हैं? या कोई भी इस ढंग का नाम जो संघ से आया हुआ है, जो जिसका बैकग्राउंड संघ का है, वो कैसे मना कर दें कि भाई इसको नहीं बनाओ? ये और दूसरी बात ये कि बात एक इंडिविजुअल का हो सकता है कि संघ के किसी बड़े नेता के का झुकाव जो है किसी भाजपा के किसी बड़े नेता की पसंद हो सकता है कि यार इसको बना दो। किसी और की पसंद हो सकता है कि इसको बना दो। अमित शाह किसी और को चाहते हो कि हम इसको बना लें। लेकिन जब आप फैसला लेंगे तो सब कुछ को देख करके एकजुट होके लेते हैं। जो संघ की पहले दखल-अंदाज़ी लग रही थी कि संघ मतलब कि देखिए मोहन भागवत और ब ब जो दत्तात्रेय होस बोले वही संघ नहीं है। उसमें बिल्कुल। करोड़ों स्वयंसेवक हैं, वो करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवक हैं और उन तक मैसेज जाना चाहिए। जो गलती 2024 में हुई थी जो नड्डा जी ने कहा कि हम भाजपा इतनी बड़ी हो गई है कि अब संघ की उतनी जरूरत नहीं है। जो ये दिखा दिया कि संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके बिना आप नहीं चल सकते हैं और जैसे ही उस गलती को सुधारा अमित शाह ने, उसके बाद देखिए कैसे जीत आ रही है। तो नहीं, अब एक सवाल यहाँ पे और उठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नीलू जी अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक रहे, नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे, बल्कि कई लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर सक्रिय राजनीति में नहीं होते तो शायद आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के पद पर बैठे होते। आरएसएस में एक तो प्रचारक है, दूसरे आरएसएस से जुड़ा जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमने देखा कि अमित शाह के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नेताओं के आने का सिलसिला जो तेज हुआ था, जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो सिलसिला और तेज हो गया। आप चाहे सरकार में देखें, नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन देखें, आप कई राज्यों की सरकार देखें, कई राज्यों का पार्टी का संगठन देखें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हुए नेताओं की भरमार हो गई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नीलू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माने जाने वाले नेता या कोई बड़े नेता, डेपुटेशन उसका एक वर्ड यूज हम करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हालांकि वो डेपुटेशन नहीं होता, वो कोई बड़ा नेता बीजेपी की तरफ नहीं आया। तो क्या संघ मानसिक रूप से अभी तैयार है
कि किसी प्रचारक को ही अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी छात्र संगठन से आने वाला नेता भी चलेगा, जैसे कि जेपी नड्डा? नहीं, नहीं, दूसरी तरफ है। आप पूरी बात को अगर समझेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे। जो दत्तात्रेय होस बोले हैं, जो नंबर 2 हैं, वो एबीपी से हैं। जो सुनील आम्बेडकर जी हैं, जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, वो एबीपी से हैं। तो ये सिर्फ भाजपा में नहीं है, वो संघ में भी है। दरअसल है क्या कि एबीपी जो है, वो कॉलेज से शुरू हो जाता है। 17-18 साल से ही और हुँ, पॉलिटिकल उनकी समझ होती है, ग्रूमिंग होती है। तो जब आप 25-26 साल के होते हैं, जब आप कॉलेज से निकल के आते हैं, सब आते हैं, तो आप एक पॉलिटिक्स की आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है। स्वाभाविक रूप से अगर वो पॉलिटिकल करियर चुनना चाहेंगे, तो भाजपा में जाएँगे। और जैसे-जैसे जो संघ का जो प्रचार हुआ है, एईपी का जो आप देखेंगे कि विस्तार जो हुआ है, वो राम मंदिर आंदोलन के साथ-साथ बीजेपी बढ़ी और एबीपी और संघ का भी विस्तार होता चला गया। तो वही 1990 उसके बाद के जो जनरेशन के जो लोग हैं, 1980 के बाद के जो लोग हैं, वो सब बड़े-बड़े पदों पे आपको दिख रहे हैं, क्योंकि वो उस वक़्त नेता बन के निकले थे। जो प्रचारक हैं, जिन लोगों को अब मैं 2014 में मुझे ध्यान है कि जितने लोगों को, चाहे नड्डा जी के साथ हो, चाहे आप भूपेंद्र यादव के साथ देख लें, चाहे धर्मेंद्र प्रसाद देख लें, यहाँ तक कि आप अमित शाह के साथ देख लें कि जितने उनके साथ जो सेकंड हैंड कमांड में है, उनका मीडिया देख रहा हो, उनका बाकी चीज़ें देख रहा हो, ओएसडी रहा हो, एएस ब एपीएस के में रखा हो, ऐसे कई लोग जो उनके करीबी हैं, वो एबीपी के हैं। और वो उस वक़्त जो है वो 20-22 साल के लड़के कॉलेज करके निकले थे और रामलाल जी चूँकि संगठन महामंत्री थे और सब एबीपी वाले उनसे मिले और उन्होंने कहा कि इस मंत्री के पास जाओ, तुम इस मंत्री के पास जाओ, तुम उस मंत्री के पास, भले वो मंत्री ना जानता हो और आज 10 साल, 12 साल से उनके साथ है, उसकी ग्रूमिंग हो रही है, आगे वही दिखेगा। तो एबीपी को आप उस रूप में नहीं देखिए कि एबीपी से भाजपा में लोग आ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री, अभी तो जितने देखेंगे मुख्यमंत्री अधिकांशतः वो आप एबीपी वाले ही वही, मिलेंगे। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री वही मिलेंगे। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि संघ में ही बड़े पदाधिकारी आपको एबीपी के ही मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुँच गए हैं नीरू जी। आप 2-3 नाम, हालाँकि देखिए मोदी क्या करेंगे, अमित शाह क्या करेंगे, बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले वो करते रहे हैं, तो अनुमान लगाना थोड़ा-सा वो होता है। लेकिन चूँकि आप लगातार चर्चा करते रहे हैं, लगातार आप सवाल पूछते रहे हैं लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड की बात नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड ये सवाल और इसका जो जवाब मिला है, कोई 3 नाम आप बता सकते हैं जो आपके हिसाब से उन्हीं तीनों नामों में से कोई एक पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? देखिए, मेरे हिसाब से मेरा अपना जो मैं जितना मिला हूँ इन लोगों से और जिस ढंग से मैंने देखा है, बिहार का इलेक्शन का भी आपको मैंने उदाहरण दिया। मेरा अपना अनुमान है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है नंबर 1 पे हैं, वो चलेंगे। लेकिन जब मैं भाजपा मुख्यालय जाता हूँ, मैं कई लोगों के पास जाता हूँ, तो धीरे से बोलते हैं कि यार एक नाम आप छोड़ दे रहे हो। उस नाम पे भी विचार आपको करना चाहिए, वो बन रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब वो तो बन सकते हैं, बनने में तो कोई दिक्कत है नहीं बिल्कुल। और वो नाम भी बड़ा है और सक्षम व्यक्ति हैं। तो बोले कि वो आप अपनी चर्चा में उनका नाम ज़रूर लो, क्योंकि वो बन जाएँगे तो फिर लोग आपको कहेंगे कि देखो इनको कुछ पता ही नहीं था। तो ये बात आती है और वो है सुनील बंसल। अगर आपको 2014 की यूपी की जीत दिख रही हो, 2017 की दिख रही हो, 2019 की दिखती हो, 2022 की दिखती हो, तो उसमें सुनील बंसल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सुनील बंसल प्रचारक हैं, संघ से हैं और संघ से आए थे और पहले संगठन मंत्री के रूप में आए थे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद वो भाजपा में आ गए, संघ से सीधे भाजपा में आ गए और महासचिव बन गए हैं। और उन पे इतना भरोसा है कि आप देश का देखें 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल लोकसभा की 80 सीटें हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, तीनों के प्रभारी महासचिव वो हैं। पहले भी उनको उड़ीसा यूपी की 80 सीटों का टारगेट था, शानदार प्रदर्शन किया, फिर से 80 सीटें कुल जमा मिला के उनको दे दिए कि वहाँ तो कर दिया, अब इस 80 में से भी ले आओ 60-70। अब उसमें से देखिए 80 में से 2019 में 30 सीटें थी बीजेपी को, 30 सीटें जीती थी और 2024 में 40 सीटें जीती। 10 बढ़ा दिया जब उसमें 6 जबकि 6 पश्चिम बंगाल में कम हुआ।
6 सीटें कम हुई, उसके बाद भी और उड़ीसा में सरकार आपकी बना दी। तेलंगाना में आप जो है वो इतने आप कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सीटें आपके आए। तो ये लोग मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत खास हैं, बहुत सक्षम हैं और वो उनका नाम आप चर्चा में ज़रूर लाएँ। डार्क हॉर्स जिसकी चर्चा नहीं होती है, वो सामने आके निकल के आ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। लेकिन तीसरा तीसरा जो मेरा अपना अनुमान है, जितना मैंने देखा है जितना मैं इन बड़े नेताओं को मैं करीब से समझता हूँ, इनके क्रियाकलाप को समझता हूँ, कैसे डिसीज़न लेते हैं, ये भी काफ़ी हद तक मतलब कई बार मैं भी चौंक जाता हूँ, कि यार ये तो तय ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया? लेकिन फिर भी 2024 के बाद एक अनुमान लगाने की स्थिति में हम हैं, क्योंकि पहले इरेशनल जो फैसले होते थे, कि जिसको चाहे बना देंगे, काम हो जाएगा, वो फैसले अब नहीं होते हैं। आप अगर पिछले 1.5 साल में जितने फैसले देखेंगे, तो वो रेशनल हैं, वो इरेशनल नहीं है। आपको पता होता है कि यार ये सोच के ये कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद जैसे रेखा गुप्ता का नाम, मैं कह रहा था कि महिला होना चाहिए, रेखा गुप्ता है, वो बन सकती है, तो बनी वो। तो अगर वो रैशनैलिटी के साथ फैसले लेंगे, तो धर्मेंद्र प्रधान मुझे सबसे उपयुक्त लगते हैं, जो संघ में भी हैं, इनके भी करीबी हैं। वो संगठन का उनका लंबा अनुभव भी है। और तीसरा तीसरा नाम कौन सा नीलू जी? धर्मेंद्र प्रधान, सुनील ती बंसल और तीसरा तीसरा तो फिर भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव है। क्योंकि ठीक है। भूपेंद्र यादव तो बहुत मृदुभाषी हैं, नाम के साथ यादव लगा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है होंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो एक मैसेजिंग जो है, वो देने के लिए और सक्षम भी हैं, ऐसा नहीं है। अभी महाराष्ट्र सक्षम का भी, चुनाव वो और ये जीता। यादव सरनेम, महाराष्ट्र के चुनाव यादव की जीत के जो है श्रेय जो है, वो भूपेंद्र यादव को भी जाता है। बिल्कुल। और यादव सरनेम एक जमाना ऐसा था कि एक समय था कि उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था कि भाई यादव सरनेम है। और दर्शकों को बता दूं, बहुत कम दर्शकों को इसकी जानकारी होगी कि अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से एक राज्य तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के एक दो पॉकेट में भी यादव मतदाता काफी है। बहुत अच्छा। कम लोगों को जानकारी होगी, लेकिन आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां देखेंगे कि यादव मतदाता बहुत है। तो नीलू रंजन जी ने तमाम परतों एक एक करके खोल दी है। गुत्थी सुलझ गई, गुत्थी सुलझ गई है, फाइनल मोहर लगनी है। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि आज जो है 27 नवंबर है, 14 जनवरी के बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। जनवरी में ही अमित शाह बने थे, मुझे याद है 24 जनवरी, क्योंकि मेरा उस दिन जन्मदिन था। जनवरी में ही जेपी नड्डा बने थे 20 जनवरी। तो जनवरी में ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। नीलू जी के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे, इसी तरह की अंदर की सत्ता के गलियारों की खबर लेकर आते रहेंगे। बतौर दर्शक मैं आपसे भी कहूंगा कि जरा आप भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता है, किसे बनना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे कौन है? या आप ये चाहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का कैसे फॉलो करें, या किसी महिला को कमान सौंपी जाए? आप जिस तरह से, चाहे हमारी चर्चा से आप सहमत हो, हमारी चर्चा से आप असहमत हो, आप सहमति असहमति दोनों ही सभ्य भाषा में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और नीलू जी की ये जानकारी निश्चित तौर पर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। तो नीलू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी, नमस्कार। और तमाम दर्शकों से भी अपील करूंगा कि लगातार जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम न इधर की न उधर की सबकी खबर देते हैं, सबकी खबर लेते हैं। और यहाँ पर न तो अंध विरोध आपको दिखाई देगा, न अंध भक्ति आपको दिखाई देगी। तथ्यों के साथ बातें रखते हैं, मानना न मानना, समझना न समझना आपका काम है। तमाम दर्शकों का आभार, धन्यवाद।